पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर में गैंग रेप की पीड़िता थाने पहुंचती है इस उम्मीद के साथ कि उसको पुलिस न्याय देगी। पुलिस का दरोगा गैंग रेप की पीड़िता के साथ बलात्कार करता है। उसी ललितपुर में कल एक महिला को थाने में नंगा करके पीटा जाता है। चंदौली के अंदर दबिश करने के लिए पुलिस पहुंचती है और निशा यादव की हत्या कर देती है। परिवार वालों को बर्बरता पूर्वक पीटती है, मारती है। कल प्रयागराज में 2 परिवारों से मिला। एक राजकुमार यादव जी का परिवार जिनके बेटे सुनील यादव जी से मुलाकात हुई, दूसरा राहुल तिवारी जी का परिवार जिनके बहन से भाई से बात हुई। राहुल तिवारी के परिवार को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। 5 लोगों की हत्या हुई और एक ही हफ्ते के अंदर सुनील यादव के परिवार को साफ कर दिया गया। उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी 1.5 साल की बेटी, उनकी मां और उनकी एक दिव्यांग बहन, सबकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? आदित्यनाथ जी, आप बुलडोजर चलाकर वाहवाही जरूर लूट सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी पुलिस खुद अपराध कर रही है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? अगर थाने आतंक का अड्डा बन जाएंगे, पुलिसिया आतंक का अड्डा बन जाएंगे, तो लोगों को न्याय कहां मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं, चंदौली में जिन लोगों पर मुकदमा हुआ वो अज्ञात कैसे हो सकते हैं? कुछ लोगों के नाम लिखे गए और लिखा गया अन्य पुलिस वाले। आप सारे लोग पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। जब पुलिस किसी के घर पे दबिश डालने के लिए जाती है तो उसकी एंट्री होती है, उसकी रवानगी दर्ज होती है और सबके नाम लिखे जाते हैं, कौन कौन सा पुलिस वाला दबिश डालने गया। फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकती है? पुलिस को तो पता है कौन कौन से लोग गए वहां पर। मामला भी 304 में लिखा गया, गैर इरादतन हत्या। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस लड़की ने अपने आप को स्वयं मार लिया? क्या उसकी हत्या नहीं हुई निशा यादव की? और अगर हत्या हुई तो मुकदमा तो हत्या का दर्ज होना चाहिए, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ललितपुर के मामले में गिरफ्तारी हुई, वो दरोगा बेशर्मी से कह रहा था मैं निर्दोष हूं। आराम से उसको हाजिर करा दिया गया। एडीजी महोदय का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ अपने कानूनी राय लेने के लिए वो प्रयागराज पहुंचे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया। आप सोच सकते हैं, एक दरोगा जिसने थाने में गैंगरेप पीड़िता के साथ रेप किया, वो भागा नहीं। एडीजी महोदय कह रहे हैं वो तो आए थे कानूनी राय लेने प्रयागराज। अगर उसने अपराध नहीं किया तो भागा क्यों था? इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाओं पे शांत और चुप नहीं बैठ सकते। कल पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिले के अंदर जिला मुख्यालयों पे
विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और हमारी मांग है, क्योंकि इन दोनों मामलों में, चंदौली और ललितपुर कांड में स्वयं पुलिस वाले दोषी हैं, इसलिए पुलिस से पुलिस की जांच नहीं हो सकती। हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, नंबर 1। दूसरा विषय, जो सुनील यादव जी का और राहुल तिवारी जी का मामला है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जो भी लोग उस नृशंस हत्या के लिए दोषी हैं प्रयागराज कांड में, उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मामला इस समय खड़ा किया जा रहा है बिजली संकट का, उसका सच मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और 3 दिन पहले मैंने ये सच मीडिया के मित्रों को बताया था और आज वो बातें सामने आ गई। ये देखिए, बिजली संकट प्रायोजित तरीके से दिखाकर कहा जा रहा है कोयला विदेशों से मंगाया जाएगा। इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा आप लोग, ये हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। कोयला विदेशों से मंगाया जाएगा और 1 रुपए यूनिट हर उपभोक्ता को बिजली महंगी मिलेगी। इस पूरे खेल को समझिए। हिंदुस्तान की कोल इंडिया कंपनी कह रही है कोयले का प्रोडक्शन 27% बढ़ गया, कोयले का उत्पादन 27% बढ़ गया। ये संजय सिंह नहीं कह रहे हैं, ये कोल इंडिया की वेबसाइट पे कोई पत्रकार चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा। 27% कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है, यानी कोयले का उत्पादन हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा है। और मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, वहां हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने बताया हम लोगों को तो मोबाइल इंसेंटिव में दिया गया कि आप लोगों ने उत्पादन बढ़ाया। तो फिर ये कोयले का संकट कहां से पैदा हो गया? 2 साल तक कोरोना की महामारी में इंडस्ट्रीज बंद रही, कोयले का प्रोडक्शन जारी रहा, तो कोयले का संकट कहां से पैदा हो गया? कोयले का संकट मोदी सरकार ने कोयले में दलाली खाने के लिए और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया है। यह मेरा सीधा आरोप है। कोयले का संकट सिर्फ और सिर्फ अडानी की खदानों से, विदेशों से कोयला मंगाने के लिए पैदा किया गया है। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी को नहीं, योगी जी को नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा करोड़ों करोड़ उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के और देश के। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कोल इंडिया बिजली कंपनियों को कोयला देती है 3000 रुपए प्रति टन, कहां तक? उनके स्थल तक पहुंचाने का रेट है। यानी अगर किसी पावर प्लांट में राज्य सरकार की कोयला आएगा तो कोल इंडिया पहुंचाने तक का पूरा खर्च मिलाकर लेती है 3000 रुपए प्रति टन, और अडानी की कंपनी लेती है 70,000, 40,000, 50,000 प्रति टन। ये पैसा कौन देगा? आप पूछिए सवाल और सोचिए जरा इसके ऊपर। एक तरफ कोयले का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके विदेशों से, अडानी से कोयला खरीदने की साजिश है, उसमें दलाली खा रही है मोदी जी की सरकार। दूसरी तरफ जब बिजली का संकट पैदा होता है तो AK शर्मा जी कहते हैं, आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है 23,000 मेगावाट हमें चाहिए, हमारे पास 19,000 मेगावाट है, 4,000 मेगावाट हमें दूसरों से खरीदनी पड़ेगी। वो बिजली भी खरीदी जाती है अडानी से, वो बिजली भी खरीदी जाती है टाटा से, वो बिजली भी खरीदी जाती है SR से। आप RTI लगाकर ये सारे कागजात निकाल सकते हैं, और बिजली खरीदी जाती है 20 रुपए, 25 रुपए, 26 रुपए, 32 रुपए यूनिट। इसका पैसा भी हम ही देंगे। इसका मतलब बिजली का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई और ये विदेशों से दलाली खाने के लिए कोयला मंगाने का काम किया गया, तो आम आदमी पार्टी घर घर जाके जनता को जगाने का और इसका विरोध करने का काम करेगी। इसके अलावा हमने ऐलान किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12,000 सीटों पर
उससे थोड़ा ज्यादा सीटें हैं, अभी और सीटें बढ़ेंगी परसीमन में। आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में। 198 नगर पालिका के चेयरमैन हैं, 17 नगर निगम है और 438 नगर पंचायतें हैं। पूरे सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए हम लोगों ने वार्ड की कमेटियां, बूथ की कमेटियां और बूथ के नीचे 30 घरों पर एक मोहल्ला प्रभारी की कमेटियां बनाना शुरू कर दिया है। हर जिले में हमारे जिला प्रभारी बनाए गए हैं और एक मजबूत संगठन बनाकर जुलाई के महीने से हम लोग महानगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। पहले महानगरों में, उसके बाद नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के क्षेत्रों में। तो ये चुनाव भी नगर निकाय का पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी। जुलाई 1 से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का आयोजन आम आदमी पार्टी करने जा रही है और हमने लक्ष्य रखा है कि 10,000 तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे। 10,000 शाखा प्रमुख 6 महीने के अंदर बनाएंगे। इन तिरंगा शाखाओं का मकसद और उद्देश्य भारत का तिरंगा सामने रखकर इस बात का संकल्प लेना है। हमारा नारा है, हर भारतीय की पहचान, तिरंगा निशान और भारत का संविधान। तिरंगा सामने रखकर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और ये शपथ लेंगे, ये संकल्प लेंगे कि भारत किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से, भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। इसके अलावा उस शाखा में हमारे तमाम महापुरुषों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद अशफाक उल्लाह, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों के बारे में अलग अलग दिन पर उस शाखा में चर्चा होगी। 1857 के गदर के बारे में उस शाखा में चर्चा होगी। हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन के बारे में उस शाखा में चर्चा होगी और समसामयिक जो विषय होंगे, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के, उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। देश कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और देश की एकता कैसे मजबूत होगी, सौहार्द कैसे मजबूत होगा, ये हमारी तिरंगा शाखा का मकसद होगा, जिसके मकसद से हम लोग ये तिरंगा शाखाएं आयोजित करने जा रहे हैं। तो आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं चंदौली जा रहा हूं, जो निशा यादव जी का परिवार है उनसे मिलने के लिए, और उसमें न्याय की लड़ाई में हम लोग उस परिवार के साथ हैं। जो पुलिस वाले दोषी हैं जिन्होंने उस बिटिया की हत्या की है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मेरे पूरी बातें थी। आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी, हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें पुलिस वाले स्वयं दोषी हैं हत्या और बलात्कार के मामले में। तो न्याय तभी मिल सकता है जब इसकी हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच हो। आपने देखा होगा आशीष मिश्रा को बचाने के लिए भरसक प्रयास योगी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तब जाकर किसी तरीके से उसकी जमानत रद्द हो पाई और वो दोबारा जेल में गया। तो इसलिए क्योंकि ये पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है और हमने देखा था कि महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की जब हत्या हुई, जिसमें एसएसपी पाटीदार दोषी पाया गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आप कुछ पूछ रहे थे? अभी तो मुलाकात कर रहे हैं और इस सरकार से भी मांग करेंगे कि उन परिवार को मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवारों को। ज्ञानवापी मामले में आज सर्वेक्षण की कार्रवाई होने वाली। जी, ज्ञानवापी मामले में आज सर्वेक्षण की कार्रवाई होगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वो उसको लेकर के क्या कहेंगे? लगातार मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। किस मकसद से? तो ज्ञानवापी मस्जिद में आज श्रृंगार गौरी का जो वीडियोग्राफी होने वाली है, इसको पूरी पड़ताल कर लें, पूरी जानकारी इस विषय की ले लें, तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो है किडनैपिंग का आरोप लगा रही है और 50 पुलिस वाले गए थे गिरफ्तारी के लिए। इसको लेकर देखिए, उसको 5 नोटिस दी गई और 5 नोटिस का ना तो उसने कोई जवाब दिया, ना वो वहां पे पेश हुआ। पुलिस के दुरुपयोग पर भारतीय जनता पार्टी से तो पहली बात कोई ज्ञान लेना नहीं है, और अगर तुम नफरत फैलाने का, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करोगे, उस पर अगर पंजाब पुलिस आपको जांच के लिए बुला रही है, जाओगे नहीं, तो पंजाब पुलिस के सामने रास्ता क्या बचा था? उन्होंने गिरफ्तार किया, कार्रवाई की।
हैदराबाद में एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है क्योंकि वो मुस्लिम महिला से शादी किया था। ये बहुत ही गलत कांड हुआ है जो सामने आया है, और इसमें जो भी शख्स दोषी है उसका वीडियो भी सामने आया है। उसको तुरंत गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई करके ऐसे लोगों को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने और जिससे हिम्मत न कर सके कोई ऐसी घटना को अंजाम देने। कलकत्ता में सिलीगुड़ी में ये कोरोना थोड़ा डाउन हो जाएगा, मैं एनआरसी लागू कर देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज उनका स्टेटमेंट आया है बयान। देखिए, एनआरसी के खतरे को शायद हम लोग मजाक में लेते हैं, जैसे बुलडोजर हम लोग मजाक में ले रहे थे, और बुलडोजर अब झुग्गी पे भी चलने लगा, मंदिर पे भी चलने लगा, रेडी पटरी पे भी चलने लगा, सब्जी की दुकान पे भी चलने लगा। शुरू में हमें मजा आया कि चलो ठीक है, एक समुदाय विशेष के लिए ये बुलडोजर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरीके के एनआरसी के मकसद को हमें समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से, दूसरे राज्यों से आसाम में जाकर बसे हैं। अब आसाम में जो यूपी बिहार के लोग बसे हुए हैं, और मैं खुल के कह रहा हूं, हिंदू जो बसे हुए हैं, मुसलमानों की चर्चा छोड़ दीजिए, क्योंकि भाजपा को तो मुसलमानों का ही डर दिखा के फायदा लेना है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, हिंदू जो बसे हुए हैं, भोजपुरी लोग जो बसे हुए हैं, पूर्वांचली लोग जो बसे हुए हैं, जाइए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, पूछिए उनसे। उनका ना तो कागज 1972 के पहले का यूपी में है, ना तो बिहार में है, ना आसाम में है। अपने ही देश के अंदर वो विदेशी घोषित हो जाएंगे, अपने ही देश के अंदर वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। मैंने पार्लियामेंट में इसका सवाल पूछा, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अमित शाह ने जवाब नहीं दिया। हमारे पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में तुम गुलाम बनाकर वहां डिटेंशन सेंटर में रखोगे? ये भाजपा ये करना चाहते हैं। पूर्वांचलियों को गुजरात में मारेंगे, सूरत में मारेंगे, उनको मुंबई में मारेंगे, आसाम में बसे हैं तो उनकी नागरिकता छीन लो और उनको जाके वहां डिटेंशन सेंटर में रखो। तो मेरे इस सवाल का पहले अमित शाह जी जवाब दें कि जो वहां पर पूर्वांचली लोग, यूपी के, बिहार के, भोजपुरी जो जाके वहां बरसों से बसे हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, ना यूपी का, ना बिहार का, ना आसाम का, वो क्या करेंगे? वो आत्महत्या करके मर जाएंगे? तुम दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हो? ये बिल्कुल गलत है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लिस्ट में बनी थी, खुद ही वहां के राज्य के अंदर हंगामा हो गया। जो वहां के मूल निवासी हैं उनकी भी नागरिकता खत्म कर दी थी लोगों ने। सीबीआई जांच की मांग क्या आप सदन में भी उठाएंगे? बिल्कुल, जब पार्लियामेंट चलेगी तो वहां उठाएंगे ही। वहां तो कोई मौका मैं छोड़ता भी नहीं इस मुद्दे पे बोलना।